दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। आज है 5 सितंबर और आज है शिक्षक दिवस। तो सबसे पहले मैं अपने प्रथम गुरु मेरे पिताश्री के श्री चरणों में, श्री राधे श्याम शुक्ला जी के श्री चरणों में मैं अपना सर झुकाता हूं और उसके बाद प्रारंभ करते हैं आज की हिंदी एक्सप्रेस। हम लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई, यूपीपीएससी, यूपी लेखपाल, एमपीएसआई और एमपीपीएससी, बिहार दरोगा, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये। तो बिना समय गंवाए चलते हैं इस हिंदी की यात्रा पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। एमपीपीएससी 2018 का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है करुण रस और ऑप्शन डी है वीर रस। तो इसका आंसर है बी यानी कि श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। और देखिए, श्रृंगार रस के दो भेद है, एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। जिस तरह इसका आंसर होता है बी यानी कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ये पंक्तियां आपको दी हैं, इनमें पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये किसके बारे में कहा गया है। श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। तो आप इससे ये भी बता सकते हैं कि ये जो 2 लाइनें हैं वो लिखी किसने हैं। तो ये 2 लाइनें हैं, ये सूरदास जी ने लिखी हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है वात्सल्य रस, ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसका आंसर है सी यानी कि वात्सल्य रस। देखिए, हम पहचानेंगे कैसे कि वात्सल्य रस क्या होता है। जहाँ कहीं भी माँ की ममता या बालक के बचपन का वर्णन होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। और सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है, यानी कि जो ऊपर की 2 लाइनें हैं वो सूरदास जी ने लिखी हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है चरणों में, ऑप्शन बी है यति में, ऑप्शन सी है दोनों में या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी यानी कि दोनों में विभक्त रहता है। तो आइए देखते हैं, कोई भी छंद चरण और यति दोनों में विभक्त रहता है। छंद वह रचना है जिसमें वर्ण अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। देखिए, छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद और तीसरा है मुक्त छंद। यानी कि मात्राओं के आधार पर जिस छंद की व्याख्या की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। वार्णिक छंद वे होते हैं जिनमें वर्णों के आधार पर छंद को पहचाना जाता है। मुक्त छंद होते हैं जिनमें मात्रा और वर्ण दोनों के आधार पर पहचाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, आपने खुद भी देखा होगा और हमने भी कई परीक्षाओं के जब एनालिसिस किया तो कई परीक्षाओं में हमने इस क्वेश्चन को देखा है। यूपीएसआई 2017 का हालांकि प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी है अन्योक्ति अलंकार या फिर ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर है सी यानी कि अन्योक्ति अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में गुलाब के फूल और कांटेदार तने का विवरण दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि अन्योक्ति अलंकार होता क्या है। देखिए, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है, काव्य में जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कई बार आपको प्रश्न में यह भी देखने को मिलेगा कि परिभाषा बताइए, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा बताइए, और नीचे परिभाषाएं लिखी होंगी। तो अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होती है, काव्य में जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध होता है वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो गया सी यानी कि अन्योक्ति अलंकार। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है नूतन, ऑप्शन बी है नव्य, ऑप्शन सी है प्राचीन और ऑप्शन डी है नवीन। तो इसका आंसर है सी यानी कि प्राचीन। देखिए, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया या नवीन और जो प्राचीन इसका विलोम हो जाएगा। तो अन्य जो ऑप्शन है नूतन, नव्य, नवीन, ये जो ऑप्शन है ये इसके समानार्थी हैं। देखिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम होता है प्राचीन, बाकी जो तीनों हैं, तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वे इसके समानार्थी यानी नूतन, नव्य और नवीन जो होते हैं वो नया का समानार्थी होते हैं यानी अर्वाचीन का समानार्थी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, वहां कोई कुछ बोल रहा है में सर्वनाम कौन सा है। ये पूछा गया, एसएससी जीडी 2016 का प्रश्न है ये। तो वहां कोई कुछ बोल रहा है में सर्वनाम क्या है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसका आंसर है डी। देखिए, हम पहचानेंगे कैसे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो आइए जानते हैं। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी पता ना हो किसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे कोई, कुछ, कहीं आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जहां पर भी आपको ये शब्द मिल जाए कोई, कुछ, कहीं, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा।
प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास था। तो इसका आंसर है ए, यानी कि अवयवी भाव समास। तो आइए जान लेते हैं कि अवयवी भाव समास होता क्या है। वैसे हम हिंदी की पिछली वीडियो में भी आपको अवयवी भाव समास के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, तो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। तो जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है और उत्तर पद जो होता है वो संज्ञा अथवा विशेषण होता है, वहां पर अवयवी भाव समास होता है। देखिए आजन्म का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस जन्म होगा, जिसमें जो आ है वो एक अवयव है, तो इस वजह से यहाँ पर अवयवी भाव समास होता है। और आजन्म का अर्थ क्या होता है? तो आजन्म का अर्थ है जन्म से लेकर। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यूपी पुलिस 2018 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है ची, ऑप्शन बी है चिर, ऑप्शन सी है यू या फिर ऑप्शन डी है आयु। तो इसका आंसर है बी, यानी कि चिर उपसर्ग इसमें है, यानी चिरायु शब्द में जो है वो चिर उपसर्ग है। तो आइए जान लेते हैं। तो चिर प्लस आयु, जब हम चिरायु का संधि विच्छेद करेंगे तो चिर प्लस आयु बनेगा, तो इसमें जो उपसर्ग शब्द है वो है चिर। देखिए उपसर्ग होते क्या है पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से बताते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? यूपी एआरओ 2018 में आए हुए प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है द्विगु समास, ऑप्शन बी कहता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका आंसर है तत्पुरुष समास। तो आइए जानते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम मुख दर्शन को अगर तोड़ेंगे तो इसका विभक्ति कैसे होगा? तो इसमें होगा के विभक्ति का लोप। जैसे मुख के दर्शन, यानी कि हम मुख दर्शन को तोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा मुख के दर्शन, और इसमें क्या किया? उसी के विभक्ति का जो है वो लोप कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास, यानी जहाँ पर विभक्ति लोप हो जाता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 है, अरे आप भी हैं, वाक्य को अर्थानुसार पहचानिए। देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया है, आपको सीधे वाक्य दिया है और आपको अर्थ के अनुसार इसमें से पहचानना है। एमपीपीएससी प्री का प्रश्न है ये, अरे आप भी हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है संदेहास्पद, ऑप्शन बी है संकेतार्थक, ऑप्शन सी है विस्मयादिबोधक वाक्य, ऑप्शन सी डी है प्रश्नार्थक वाक्य। तो इसका आंसर है सी, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए इसमें चिन्ह नहीं लगा है, तो चिन्हों के आधार पर पहचानने के लिए जब बोला जाएगा तो वो चिन्ह लगा कर दिया जाएगा विस्मयादिबोधक, लेकिन यहाँ पर बोला है अर्थानुसार पहचानिए। तो इसका आंसर है सी, यानी विस्मयादिबोधक। आइए जान लेते हैं कि विस्मयादिबोधक होता क्या है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाए, आश्चर्य देखने को मिल जाए, घृणा मिल जाए, क्रोध मिल जाए, शोक मिल जाए, वहां पर क्या होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आया हुआ है। तो अधिसूचना के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है नोटिफिकेशन या फिर ऑप्शन डी है प्रोक्लेमेशन। तो इसका आंसर है डी, यानी कि प्रोक्लेमेशन इसका सही आंसर है, अधिसूचना की सही अंग्रेजी है। तो इसका हिंदी अर्थ आपको पता चल गया, अधिसूचना होता है। इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना देना, और जो नोटिफिकेशन होता है उसका अर्थ है आपके पास कोई सूचना आती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का अर्थ होता है पंजीकरण। आप कभी भी फॉर्म भरने जब गए होंगे तो वहाँ पर बोला गया होगा कि कृपया रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यानी कि पहले आप पंजीकरण करा लीजिए। तो प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का समानार्थी कौन सा है? यूपी लोअर पीसीएस 2018 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है उदग्र, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वांग, ऑप्शन डी है ईंधन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि शक्ति। देखिए फिजिक्स में ना जाइए, यहाँ पर ऊर्जा का समानार्थी पूछा गया है, तो ऊर्जा का समानार्थी यहाँ पर शक्ति है, बाकी तीन इनमें से ऊर्जा का समानार्थी नहीं है। तो शक्ति जो है वही इसका सही समानार्थी है। और ऊर्ध्वांग का अर्थ होता है ऊपर, उसी तरह जो है अधो का अर्थ होता है नीचे। आपने कहीं पर प्रश्न पढ़ा होगा तो अधो लिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि अधो का मतलब होता है नीचे। तो ये भी कई बार प्रश्न देखने को मिला है। ऊर्ध्वांग का विलोम क्या होता है? तो आपको बता दें, ऊर्ध्वांग का विलोम होता है अधो। ठीक है, ऊर्ध्वांग माने ऊपर और अधो माने नीचे। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य केवल एक होगा, बाकी तीन असत्य होंगे। तो आइए पता चलाते हैं। तो बिहार एसआई 2018 का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है उसने धीमी स्वर में बताया, ऑप्शन बी कहता है युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ऑप्शन सी कहता है उसने कुछ देर से उत्तर दी, और ऑप्शन डी कहता है राम और सीता वन को गई।
तो पहले आप ही स्वयं अपने मन में पता कर लीजिए कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। तो इसका आंसर है बी। तो बाकी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, उसने धीमी स्वर में बताया, तो ये गलत है, यहाँ पर धीमा या फिर धीमे का उपयोग किया जाएगा, उसने धीमे स्वर में बताया। ऑप्शन बी है, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, उसने कुछ देर से उत्तर दी, इसकी जगह पर होगा उसने कुछ देर से उत्तर दिया। ठीक है। ऑप्शन डी होगा, राम और सीता वन को गई, तो यहाँ पर राम और सीता वन को गई ना होकर के राम और सीता वन को गए होगा। ठीक है। तो इसका आंसर है बी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कमल का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। यूपी लेखपाल 2018 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन ए है कमले, ऑप्शन बी है कमली, ऑप्शन सी है कमलिनी, ऑप्शन डी है कमीलनी। ठीक है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि कमलिनी। तो कमलिनी इसका सही आंसर है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। कमलिनी का अर्थ होता है छोटा कमल का फूल, और जब बड़ा हो जाता है तो वो कमल का फूल बन जाता है, पुरुषवाचक बन जाता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग जो है वो है कमलिनी। ठीक है। और आप ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ ऊपर कमलिनी दिया हुआ है और नीचे दिया है कमिलिनी, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर होता है कमलिनी। ठीक है। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 यूपी ट्रिपल एससी 2015 का ये प्रश्न है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम आपको सारे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार बता देंगे, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2015 में आया हुआ है, वो क्यों आया है? क्योंकि 2014 के बारे में पूछा गया है। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताइए जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2015 में आया है, तो ये रिसेंट में न्यूज में रहे थे 2014 में, इसलिए 2015 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आग की सी, ऑप्शन बी है मिलजुल मन, ऑप्शन सी है विनायक, या फिर ऑप्शन डी है रेहान पर रघु। तो इसका आंसर है सी, यानी कि विनायक। देखिए 2014 में जो है विनायक उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो बाकी हम पुरस्कार बता देते हैं। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए दिया गया था। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में भी आया था, आपको हमने पिछली अपनी हिंदी वाली प्रश्न सीरीज में आपको बताया भी था। 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो रामदरस मिश्र को दिया गया है आग की हंसी के लिए। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नायरा शर्मा को दिया गया है पारिजात के लिए। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल को दिया गया है विश्व वितक के लिए। 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो चित्रा मुदगल को दिया गया है पोस्ट बॉक्स नंबर 213 नाला सुपारा के लिए। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए हमने आपको सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार कराए थे, क्योंकि यूपीएसआई आने वाला है। 2019 से मिला नहीं है, 2020 में कोरोना की वजह से नहीं मिला है, तो 2018 का आपसे या 2017 का यूपीएसआई में पूछ सकते हैं। एमपी जेल पहरी में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने एक तरफ से ऊपर से लेकर के नीचे 2018 तक के सारे आपको कवर करा दिए हैं। प्रश्न कहीं से भी घूम करके आ जाए, आप बिल्कुल इसका आंसर देंगे। ये फायदा है आपका सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहने का। न केवल हिंदी बल्कि पॉलिटी और करंट अफेयर में भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते हैं, जो आपको बनाते हैं बाकी दूसरों से अलग। तो प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अधजल गगरी छलकत जाए में लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अधजल गगरी छलकत जाए एमपी जेल पुलिस 2017 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन बी है फूटी गगरी से जल टपकता है। ऑप्शन सी है आधे जल से भरी गगरी लेकर नहीं चलना चाहिए। और ऑप्शन डी है आधी भारी गगरी छलकती ही जाती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो कम गुण वाला व्यक्ति होता है वो अधिक दिखावा करता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, लोकोक्ति और मुहावरे मैंने आपको अंतर बता दिया है, तो लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है और मुहावरा किस भाषा का शब्द है, आप हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल ये शब्द क्लियर होंगे। ये शब्द जो है वो दूसरों से आपको अलग बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। तो एक और आपको मैंने बताया था लोकोक्ति थोथा चना बाजे घना, इसका भी यही सेम आंसर था। यही इसी बात को लेकर के, इसी शब्द को लेकर के मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। कुछ आपको अगर याद आया होगा तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं, इनमें से पूछा गया। यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी है कवि प्रदीप, ऑप्शन सी है गुलजार, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऊपर जो कवि दिए हुए हैं इनमें से किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए इनमें से किसी भी कवि को भारत रत्न नहीं मिला है, और 1954 से लेकर के अब तक 48 विभूतियों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। तो प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपसे क्या कहता है?
तो प्रश्न नंबर 18 कहता है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में देखने को मिला है और आपको दिखाई भी, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। सीजीपीएससी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, अन्य सभी बहुत से एग्जामों में ये प्रश्न मैंने देखा है। जब हमने इन एग्जाम की साइट पर जाकर के जब हमने प्रश्न ढूंढा तो बहुत सारे प्रश्न पत्रों में मुझे ये प्रश्न देखने को मिला था। तो उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया है। तो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है काकु वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार, या फिर ऑप्शन डी है अन्योक्ति अलंकार। तो इसका आंसर है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जहां पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बाकी जो आपको वक्रोक्ति अलंकार भी इसमें दिया हुआ है, तो आइए हम वक्रोक्ति के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार में सुनने व बोलने वाले दोनों के लिए अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं वक्रोक्ति अलंकार का, जैसे कि कौन है द्वार पर, मैं हरि राधे, तो का वानर को काम यहाँ। देखिए, कृष्ण जी एक बार राधा जी से मिलने जाते हैं, तो वे जब कुंदी बजाते हैं वहाँ पर, कहते हैं, तो राधा जी अंदर से पूछती हैं कि द्वार पर कौन है, तो उन्होंने बताया मैं हरि हूँ। देखिए, कान्हा जी का नाम हरि भी है, तो उन्होंने बताया मैं हरि हूँ, लेकिन हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। तो राधा जी कहती हैं कि यहाँ पर तो मनुष्य रहते हैं, यहाँ पर वानर का क्या काम है, यानी कि दोनों के लिए अर्थ अलग अलग हो गया। तो यही इस तरह अपन पहचान सकते हैं कि ये जो है वो वक्रोक्ति अलंकार का भाग होता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, ये भी काफी बार प्रश्नों, ये सामने जो प्रश्न आपको दिया काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? अलंकार जो है वो बहुत से प्रश्न, बहुत सारी परीक्षाओं में अलंकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हमने अलंकार के बहुत से प्रश्नों को कवर किया है। तो ये जो कि बहुत फेमस प्रश्न होते हैं, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार, ऐसे बहुत से प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है विभावना अलंकार, ऑप्शन बी है व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन सी है संदेह अलंकार, ऑप्शन डी है भ्रांतिमान अलंकार। तो इसका आंसर है ए, यानी कि विभावना अलंकार। तो आइए जान लेते हैं कि विभावना अलंकार होता क्या क्या है। तो जहां कारण के बिना ही काम होने लगे वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो देखिए, हम इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु कान, यानी कि पग नहीं है फिर भी वो चल रहा है, और उसके कान भी नहीं है फिर भी वो सुन रहा है। तो यहाँ पर बिना कारण, यानी कोई कारण उपलब्ध नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। तो ये बोला किसके बारे में गया है? तो ये ईश्वर के बारे में बोला गया है कि इसके पग भी नहीं है फिर भी वो चलता है, कान भी नहीं है फिर भी वो सुनता है। तो ईश्वर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि विभावना अलंकार। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है पानियों, ऑप्शन सी है समंदर, या ऑप्शन डी है पानियां। तो इसका आंसर है ए, यानी कि पानी का जो बहुवचन होता है वो पानी ही होता है। आप पानियों मत कर देना, गाना न ध्यान में आ जाए आपके कि संग तेरे पानियों सा बहता चलूं। वहां पर कोई ये गाना वाना की तरफ मत ध्यान दीजिए। गाना अलग बात है और हिंदी अलग बात है। हिंदी में बिल्कुल शुद्ध बताना पड़ता है आपको। तो पानियों कोई भी बहुवचन नहीं होता है, आपको ये बता दिया जाए। पानी का बहुवचन सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। तो इसका आंसर है ए। आइए देखते हैं। तो पानी का सामान्य बहुवचन पानी ही होता है, जैसे दूध और दही का भी बहुवचन दूध और दही ही होता है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या कहता है? निम्न विकल्पों में उपार्जित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। देखिए, विरुद्धार्थी समझ करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विरुद्धार्थी का अर्थ ही होता है विलोम शब्द, यानी कि आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। एमपी पटवारी 2016 का यह प्रश्न है। तो उपार्जित शब्द का विलोम शब्द बताइए भी कह सकते हैं आप। तो आंसर आप आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है अर्जित, ऑप्शन बी है विसर्जित, ऑप्शन सी है सृजित, ऑप्शन डी है अनुपार्जित। तो इसका आंसर है डी, यानी कि अनुपार्जित। तो उपार्जित का विलोम जो है अनुपार्जित ही होता है। उपार्जित का अर्थ है प्राप्त करना, यानी कि किसी चीज को इकट्ठा करके रख लेना, ये उपार्जित का अर्थ होता है। और अनुपार्जित का अर्थ होता है कि इकट्ठा ना करना, यानी कि फैला देना या दूसरों में बांट देना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या है? हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, या फिर ऑप्शन डी है यमक अलंकार। तो इसका आंसर है बी, यानी कि यहाँ पर उपमा अलंकार के बारे में बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि उपमा अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए, हरिपद जो ऊपर शब्द दिया है तो इसको तोड़ लेते हैं। तो हरिपद जो है वो उपमेय है, कमल जो है वो उपमान है, और से जो है वो वाचक शब्द है। यहाँ जहाँ पर भी आपको उपमेय, उपमान और वाचक शब्द मिलते हैं तो वाचक शब्दों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, वाचक शब्द जहाँ पर से, सा, सी मिल जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि उपमा अलंकार होता क्या है, क्योंकि कई बार परिभाषा ही पूछ ली जाती है डायरेक्ट। तो जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह इसका आंसर जो हो गया वो
वो हो गया बी यानी कि उपमा अलंकार, यानी हरिपद कोमल कमल से आपको देखने को मिल गया तो सीधे यहाँ पर उपमा अलंकार आप लगा करके आएंगे। आपको हमने बता दिया कि पहचान कैसे करेंगे अलंकारों की। तो प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? देखिए प्रश्न आपको घुमा करके दिया गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि हिंदी की प्रारंभिक भाषा कौन सी है, यानी कि हिंदी निकली कहाँ से, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, और कंफ्यूज करने के लिए घुमा करके आपसे पूछा गया है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। UPARO 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है क्या ये प्राकृत है, ऑप्शन बी अपभ्रंश है, ऑप्शन सी पाली, और ऑप्शन डी है संस्कृत, यानी कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ गया है, सीधे सीधे ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर है डी यानी कि संस्कृत। देखिए हिंदी की जो प्रारंभिक भाषा है वो है संस्कृत। तो आइए जान लेते हैं कैसे कैसे हिंदी आगे बढ़ी। तो सबसे पहले आई संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो अभी जो आपकी हिंदी चल रही है वो अपभ्रंश से विकसित हुई है, लेकिन जो प्रारंभ है उसका वो हुआ है संस्कृत से। और आपसे यही पूछा गया है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए विकास कौन प्रदान करता है? माता और पिता ही विकास प्रदान करते हैं। तो ये हिंदी की जननी है वो संस्कृत ही है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया कि हिंदी की जननी भाषा कौन सी है, तो वो है संस्कृत। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कहता है बनारसी दास जी द्वारा लिखित हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम क्या है? UPPCS मेंस 2018 में आया था। मेंस में बनारसी दास जी के ऊपर लिखने को आया था, और क्योंकि इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है तो इसके बारे में लिखने को आया था। लेकिन आपके जो UPSI और UPPCS प्री है और MP जेल पहरी है, बिहार पुलिस, बिहार SI, इनमें लिखने को तो आता नहीं है, तो हमने इसको वहाँ से उठा करके आपके ऑप्शन बना दिए हैं। तो ऑप्शन ए है चांद सूरज के बीरन, ऑप्शन बी है मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन सी है अर्ध कथानक, ऑप्शन डी है मेरी अनकही कहानी। तो इसका आंसर है सी यानी कि अर्ध कथानक। बनारसी दास जी द्वारा जो लिखित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है वो है अर्ध कथानक। आपसे पूछा भी जा सकता है हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए, तो वो है अर्ध कथानक। ये प्रश्न आपको दूसरों से अलग बनाएगा। हर किसी को ये बात की जानकारी नहीं होगी, पर आपको होगी अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहेंगे। आपको आगे भी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो अन्य किसी के पास में नहीं होंगी, लेकिन आपके पास होंगी। और यही जो टॉपिक होते हैं, यही जो पॉइंट होते हैं, यही आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। क्योंकि फॉर्म तो 2.5 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से जो अलग होते हैं वही सिलेक्ट होकर के जाते हैं। तो बनारसी दास जी के द्वारा लिखित अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दिए गए विकल्पों में ऐषणा शब्द का समानार्थी बताइए। तो ऐषणा शब्द का यहाँ पर समानार्थी पूछा गया है। MPSI 2016 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अभिलाषा, ऑप्शन बी है लालच, ऑप्शन सी है प्यार, या फिर ऑप्शन डी है लोभ। तो इसका आंसर है ए यानी कि अभिलाषा जो है वो ऐषणा शब्द का समानार्थी या फिर पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो गया अभिलाषा। तो आइए और देख लेते हैं कि ऐषणा शब्द का समानार्थी तो अभिलाषा है, लेकिन अन्य समानार्थी क्या होते हैं? तो अन्य समानार्थी होते हैं इच्छा, इहा, कामना। ये भी क्या है? ऐषणा शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी की। हिंदी एक्सप्रेस में बिल्कुल सबसे अलग महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे और परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सक्सेस जंक्शन के जस्ट सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और आगे ही बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा लीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको मिलेगी सबसे पहले जानकारी कि हमारा अगला वीडियो कौन सा आने वाला है। तो अगला वीडियो आने वाला है 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस, जो कि जिसमें हम अगस्त माह के करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर कर रहे थे, और एक पार्ट उसका हो चुका था। रैपिड फायर राउंड चल रहा था, अब राउंड 2 स्टार्ट होगा। जल्द ही आपको कल देखने को मिलेगी 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस। तो ये आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमको जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत कोरोना से लड़ रहा है, तो कोरोना से लड़ने में भारत की सहायता कीजिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी हैं उनका पालन कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और स्वस्थ बने रहिए आप हमारे साथ सक्सेस जंक्शन के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।